वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 9th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और हम लोग जो है इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ मैटर। तो अगर हम लोग मैटर की बात करें तो ऐसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, खुद का मास हो और वो क्या कर रहा हो, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आप सपोज करिए जिस चेयर पे आप बैठे हो वो क्या है, वो मैटर है, क्योंकि वो क्या है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है। इसी तरीके से जो पेन है, जिस पेन से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, या ये जो कैमरा है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का कोई मास हो, खुद का कोई वॉल्यूम हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो चेयर, वाटर, स्टोन्स एक्सेट्रा। अब यहाँ से हम लोग जो है मैटर को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सराउंडिंग बेसिस पे, अपने आसपास के बेसिस पे। तो अगर हम लोग अपने आसपास देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो हमको बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स मिल जाती हैं। आप अगर अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपको डिफरेंट तरीके की बस मिलेगी, कार मिलेगी, ट्रेन मिलेगी और क्या कहते हैं, हाउसेस मिलेंगे। एनिमल्स आपके देखिए बहुत ही डिफरेंट तरीके के हैं। अब ये जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स हैं, इन सभी की जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट शेप रही होगी, कुछ साइज़ रहा होगा और ये सभी किससे मिलके बने होंगे, कुछ मटेरियल से मिलके बने हुए होंगे। अब जैसे ये पेन है, अगर ये पेन बना है तो ये कोई ना कोई मटेरियल से मिलके बना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में थिंग्स प्रेजेंट हैं या जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, वो सभी किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और इन पार्टिकल्स में क्या आते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो साइंटिस्ट ने इनको क्या नेम दिया, साइंटिस्ट कॉल्ड देम मैटर। तो यहाँ से आप लोग जो है मैटर को सराउंडिंग बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट हैं, जिनकी कुछ डिफरेंट शेप है, साइज है और वो कुछ मटेरियल से मिलके बने हैं, तो साइंटिस्ट ने उनको क्या बोल दिया, मैटर बोल दिया। तो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आखिर मैटर क्या होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडियन फिलोसफर्स और आपके ग्रीक फिलोसफर्स ने जो है मैटर की क्लासिफिकेशन करी। तो अगर हम लोग इंडियन फिलोसफर्स की बात करें तो इंडियन फिलोसफर्स ने जो है मैटर को जो है 5 बेसिक कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्लासिफाई किया था, जिसको इन्होंने क्या बोला था, पंच तत्व बोला था। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो इंडियन फिलोसफर्स ने क्या बोला कि अगर कोई भी हमारा मैटर है तो उसके पास कुछ बेसिक कंपोनेंट तो होंगे, और वो क्या थे, वायु था, जल था, आकाश था, अग्नि था और पृथ्वी था। इसी को अगर हम लोग देखें तो क्या बोला इन्होंने, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। तो ये सारे कंपोनेंट्स होना मस्ट है एक मैटर के अंदर। तो अगर कोई भी सब्सटेंस मैटर है तो उसके अंदर ये बेसिक 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होना कंपलसरी है। इसी तरीके से अगर हम लोग एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें तो ग्रीक फिलोसफर्स ने भी मैटर को अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड में भी हम लोगों ने मैटर की क्लासिफिकेशन को देखा था और बेसिक लेवल पे जो था अलग अलग तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन था। तो यहाँ से अब हम लोग ये समझते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई मैटर, किस तरीके से हम लोग जो है मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको जो है इस चैप्टर को समझाऊंगा। बीच में हम लोग जो है मस्ती मजाक भी करेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। टॉपिक सारे मैंने कवर अप किए हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से हम लोग जो है मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं हमारी, वो सारी मैटर नहीं होती हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, इमोशंस के बारे में बात करते हैं एंड फीलिंग से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जिसमें हम लोग इमोशंस और फीलिंग और थॉट से रिलेटेड बात करते हैं, वो सारे मैटर नहीं होते हैं।
अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचें, जैसे कि आपकी हैप्पीनेस हो गई, आज आप बहुत खुश हैं, तो ये कोई मैटर नहीं है। सैड ये कोई मैटर नहीं है। थॉट्स ये कोई भी मैटर नहीं है। लव ये मैटर नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है वो हमारी क्या होती है, वो मैटर नहीं होती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकें, फील कर सकें, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो आप लोगों को अब ये समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी मैटर में कंसीडर नहीं करी जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर होंगी। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ये होगा कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हो, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, मैटर में आ जाएगा। अब टेस्ट हम लोग किसको करेंगे, बेसिकली आप लोग टेस्ट उसी को तो करेंगे जिसका कुछ एक मास रहा होगा, कोई एक शेप रही होगी, तभी तो आप उसको टेस्ट करके देखोगे। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई टेस्ट रहा होगा, तो वो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको मैटर कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग टच की बात करें, कोई भी ऐसी क्वांटिटी या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सपोज करिए पेन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको टच कर ले रहा हूँ तो वो क्या है, वो मैटर है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको आप लोग टच कर ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाएंगी, मैटर में आ जाएंगी। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम लोग देख सकते हैं, विच वी कैन सी इजिली, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम बड़े आसानी से देख सकते हैं, वो भी हमारा किस में आ जाएगा, मैटर में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी खुद की कोई स्मेल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब जैसे कि परफ्यूम की कोई स्मेल होती है, जैसे आप डालते हो क्या होता है, इसकी स्मेल होती है, तो ये हमारा क्या है, मैटर है। ठीक है। इसी तरीके से फूड, अगर आप फूड एक कोने पे रख दो, गरम गरम फूड, तो उसकी स्मेल कहाँ पे आती है, चारों तरफ फैलती है। तो फूड क्या है, बेसिकली फूड मैटर है, तभी तो उसके अंदर से स्मेल निकल रही है। तो ये आप लोगों को अब समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है। यहाँ से अक्सर आपके जो टीचर्स होते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमको ये बता दो कि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ये मैटर है कि नहीं है। तो परफ्यूम की स्मेल क्या होगी, मैटर होगी, बिल्कुल मैटर होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। अब मैं आपको कुछ यूनिट्स के बारे में समझाना चाहता हूँ कि मैंने आपको जब अभी मैटर पढ़ाया तो वहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बताया कि कोई भी सब्सटेंस मैटर कब होगा, जब उसका खुद का कुछ मास रहा होगा और उसकी खुद की कुछ वॉल्यूम रही होगी। तो अगर हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करें कि हम लोग किस तरीके से इस मास और इस वॉल्यूम को मेज़र करेंगे, तो हमारी जो मेज़रमेंट यूनिट होगी मास की, वो हमेशा क्या रहेगी, किलोग्राम रहेगी। और किलोग्राम क्या है, ये एसआई यूनिट है मास की। अब ये बेसिकली क्या है, सिस्टम है हमारी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का। तो आप लोग जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत तरीके की डिफरेंट तरीके की यूनिट्स मिलेंगी, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बस क्या समझना है कि जो किलोग्राम है ये मास की एसआई यूनिट है। इसी तरीके से अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की जो कॉमन यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है, लीटर। तो हम लोग हमेशा वॉल्यूम को किस में मेज़र करते हैं, आपकी जो वाटर की बॉटल होती है उसमें क्या होता है 1 लीटर, तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं लीटर में। तो लीटर बेसिकली क्या है, कॉमन यूनिट है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसकी एसआई यूनिट को लेकर के, तो जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है ये होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में गिवन है, तभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग जो है मास की और वॉल्यूम की जो है मेजरमेंट करेंगे। अब नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप इसको हाईलाइट कर लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। तो आप लोग याद क्या रखेंगे कि लाइट ये मैटर नहीं है, इसी तरीके से एनर्जी ये भी मैटर नहीं है। शेडो, अब जब लाइट मैटर नहीं है तो शेडो भी मैटर नहीं होगा। और साथ ही साथ साउंड क्या है, साउंड भी एक तरीके की एनर्जी है, तो ये भी क्या है, मैटर नहीं है। अब ये क्यों मैटर नहीं है, ये आप लोग जब फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ आप समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि लाइट, एनर्जी, शेडो और साउंड ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, मैटर नहीं है। अगर आप लोगों को इसको याद रखना है तो आप लोग इसको बेसिकली लेस, इस लेस वर्ड से याद रख सकते हैं। और यहाँ से हर बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्लासेस में जो टीचर्स होते हैं वो पूछते हैं। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मैटर की अब हम लोग क्लासिफिकेशन जो है मॉडर्न तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से जो है साइंटिस्ट ने मैटर को
मॉडर्न तरीके से क्लासीफाई किया। तो अगर हम लोग देखें तो साइंटिस्ट ने मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यार देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लोग देख के पहचान जाते हैं। सपोज करिए आपका एक फ्रेंड है और आप हो, अगर आप दुबले हो और आपका फ्रेंड थोड़ा मोटा है तो क्या होगा, हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं ना। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग देख के आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे मैटर की। वहीं पे अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, अब ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो इंटरनली हो रही हैं। अब सपोज करिए आपका जो फ्रेंड है और आप हो, आपका माइंड जो है थोड़ा शार्प है या थोड़ा वीक है, उसका माइंड थोड़ा वीक है, तो ये क्या है, ये इंटरनल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। इसको आप लोग देख तो नहीं सकते हो लेकिन इसका इफेक्ट आपको पता चल रहा है। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो इंटरनली हो रही हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और सेकेंड चैप्टर में केमिस्ट्री की हम लोग जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अब हम लोगों को जो है मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमारा जो मैटर है ये किससे मिलकर बना है, मटेरियल या फिर पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये पार्टिकल्स हमारे क्या हैं, या तो ये एटम्स हैं और या ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोगों को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करनी है, हम लोगों को सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है। और पार्टिकल्स में भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है जब आप केमिस्ट्री का थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब हम लोग जो है पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर। तो जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर। मतलब आप समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग इनको जो है अपनी आँख से देख भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर कैसे हम लोगों ने कह दिया कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग 10 ml जो है पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन को ले रहे हैं, जो कि कैसी होती है, पिंक कलर का होता है। अब ये जो सब्सटेंस होता है ये कैसा होता है, ये पिंक कलर का होता है। और हम लोगों ने क्या ले लिया, इसकी एक्वस सोल्यूशन ले ली। तो हम लोगों के पास 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट है और 90 ml हमारे पास क्या है, फर्स्ट बीकर में वाटर है। और हम लोगों ने क्या किया, इसको इस बीकर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट क्योंकि हमारा पिंक कलर का होता है, तो इसने क्या किया, इसने हमारे जो सोल्यूशन थी, जो हमारे बीकर में वाटर था और जो सोल्यूशन थी, उसको पूरा क्या कर दिया, डार्क पिंक कलर का कर दिया। अब हमने क्या किया, ये चेक करने के लिए कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करते हैं, इस बीकर से हम लोगों ने 10 ml सोल्यूशन ले ली। अब इस 10 ml सोल्यूशन को हम लोगों ने अगेन 90 ml वाटर में पुट किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को थोड़ा हल्का सा लाइट पिंक कलर मिला। अब अगेन हम लोगों ने क्या किया कि इस बीकर से 10 ml सोल्यूशन निकाल ली और एक नेक्स्ट बीकर में 90 ml वाटर में फिर हम लोगों ने इसको डिसॉल्व किया और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को फिर से पिंक कलर मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 ml सोल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट की 10 ml सोल्यूशन से करीबन हम लोग जो है 10 लीटर वाटर के पार्टिकल्स को क्या हम लोगों ने कर दिया, पिंक करके दिखा दिया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा पार्टिकल है ये बहुत ही स्मॉल नेचर को शो करता है। अब ये इतना ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करता है कि इसने 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट ने करीबन 10 लीटर ऑफ वाटर में क्या कर दिया, पिंक कलर को दिखा दिया। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टिकल क्या थे, छोटे छोटे थे, इधर उधर फैले, जिस वजह से क्या हो गया, ये बीकर जो था हमारा पिंक कलर का हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा पार्टिकल होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करता है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जितने भी हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझें तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो यार, अब इस समय गर्मी का टाइम आ गया है, तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली पानी में शक्कर डिजोल्व करके थोड़ा नींबू डाल के क्या करते हो, पीते हो, ठीक है। तो आपने कभी ये सोचा है कि वाटर भी ये क्या है, हमारा पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग जो है शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं तो वाटर क्या कर रहा है, इसको अपने साथ कंप्लीटली मिक्स कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग दिमाग लगाइए कि कहीं ना कहीं इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होगा, और इसी स्पेस में जाकर क्या हो गया होगा, ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये मिक्स हो गए होंगे। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने इस बीकर में वाटर लिया और शुगर के पार्टिकल डाले और इनको डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीटली मिक्स हो गए। तो मिक्स कब होंगे, जब कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो अब हम लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एवरीवेयर। तो जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब सुबह सुबह मम्मी क्या करती हैं, पूजा करती हैं, और जब वो पूजा करती हैं तो क्या करती हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाती हैं। जैसे ही वो अगरबत्ती को जलाती हैं, पूरे की पूरी जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है वो क्या होती है, पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरीके से यार, जब पड़ोस के घर में पनीर बनती है तो पनीर की जो स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, वो आपके घर तक आ जाती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसी वजह से हो रहा है कि जो खाने के पार्टिकल्स हैं या जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। और इसी मोशन की वजह से क्या हो रहा है कि आप जो है उस फ्रेग्रेंस को जो है चारों तरफ स्मेल कर पा रहे हो। तो अब हम लोग जो है पार्टिकल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो, ब्राउनियन मोशन जो है 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस बेसिस पे किया कि ये पता लगाना चाहते थे कि क्या पार्टिकल्स जो होते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशन होता है, क्या वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोलन ग्रेन को, अब पोलन ग्रेन क्या होता है, ये बेसिकली मेल पार्ट होता है, ठीक है, ये मेल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का। तो आपको इसके बारे में नहीं समझना है कि पोलन ग्रेन क्या होता है, आप बस ये समझिए कि पोलन ग्रेन क्या है, बेसिकली एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये भी बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने एक बीकर लिया जिसमें वाटर था, और ये पोलन ग्रेन को इन्होंने इसके अंदर डाला, और जैसे ही इन्होंने इस बीकर में पोलन ग्रेन डाला तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पार्टिकल था, ये जो पोलन ग्रेन था, ये कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन को शो करने लगा, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, ब्राउनियन मोशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसी तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो आपके घर में जब विंडो से सनलाइट आती है तो आप लोग वहां पे क्या देखते हैं, बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअसली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो ब्राउनियन मोशन क्या बताता है, बेसिकली ये क्या बताता है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ विजिबल पार्टिकल्स कॉज्ड बाय इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो हमारा जो पार्टिकल है, जो विजिबल पार्टिकल है, उसका जिगजैग मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से होना ब्राउनियन मोशन कहलाता है। जैसे हम लोगों ने अभी समझा कि जो वाटर था और ये जो पोलन ग्रेन था, अब वाटर के पार्टिकल्स क्या हैं, बेसिकली ये इनविजिबल हैं, हम लोग इनको जो है बिना इलेक्ट्रॉन स्कोप माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पोलन ग्रेन की बात करें तो इस पोलन ग्रेन को हम लोग जो है देख सकते हैं। तो ये इनविजिबल पार्टिकल की वजह से क्या हो रहा है, इस विजिबल पार्टिकल में मोशन हो रहा है, और किस तरीके का मोशन हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रहा है। इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ विजिबल पार्टिकल्स कॉज्ड बाय इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब ये जो लिक्विड और गैस है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि लिक्विड और गैस में मैंने ऐसा क्यों बोला है। अब यहाँ से देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा है वाई पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। तुम लोगों के दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर यार ये पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअसली मूव क्यों कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई जो ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी पार्टिकल्स हैं, अब जैसे आप हो,
आप भी पार्टिकल से मिलकर बने हो, तो आपकी बॉडी में भी क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है तो उसमें कुछ ना कुछ मोशन होता है। इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी अपने पास क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं, ठीक है। और जब ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी की फॉर्म है जो मोशन की वजह से होती है। अब देखो यार, तुम लोग जो है अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम तुम लोग इधर हिलोगे उधर हिलोगे, कुछ खाओगे कुछ पियोगे, कहीं बाहर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसी वजह से तो हो रहा है कि तुम कुछ मोशन कर रहे हो। तो जिस तरीके से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है उस तरीके से तुम्हारे पास भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो तुम में और पार्टिकल में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आप सपोज करिए कि अगर हम लोग जो है कोई भी एक स्टूडेंट ले लें और उस स्टूडेंट को जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दें, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर पे रख देंगे यार तो ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट होगा। भाई क्या करेगा, गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, हमको गेट खोलो हमको जाना है, ठीक है। तो उसकी बॉडी में क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्यों मूव करते रहते हैं, और ये भी देख लिया कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर डिफ्यूजन क्या होता है। तो द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particle is called diffusion। अब डिफ्यूजन क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के साथ क्या कर रहा है, मिक्स हो जा रहा है। और किस वजह से मिक्स हो रहा है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे। आप सपोज करिए मम्मी ने घर में गरम गरम खाना बनाया है, ठीक है। और जब मम्मी ने घर में गरम गरम खाना बनाया और उसको एक कोने पे रख दिया, लेकिन आप किसी दूसरे कमरे में भी बैठे होगे तो क्या होगा कि जो फूड की फ्रेग्रेंस है, जो फ्रूट की स्मेल है वो आपके पास पहुंच जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा कि जो एयर है, एयर में क्या होगा, जो फूड के पार्टिकल्स की स्मेल होगी वो क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी। और जब ये मिक्स कर जाएगी तो ये कहाँ पहुँचेगी, आपके पास पहुँचेगी। तो एयर में जब फूड के पार्टिकल्स की जो स्मेल है वो मिक्स करेगी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग देखिए, अगर हम लोग जो है अगरबत्ती को जला दें तो अगरबत्ती को हम लोग कमरे में किसी भी कमरे में जलाएंगे तो क्या होगा, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी। और जब वो मिक्स कर जाएगी तो पूरे कमरे में हम लोगों को किसकी फ्रेग्रेंस आएगी, सिर्फ और सिर्फ उस अगरबत्ती की आएगी। इसी तरीके से हम लोग अगर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो आप लोग एक जार में कॉमन एयर ले लीजिए और एक जार में आप लोग जो है ब्रोमीन गैस ले लीजिए। अब ये जो ब्रोमीन गैस होती है ये बेसिकली ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अब इस जार को आप लोग जो है किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप ये जार को हटाएंगे और इन दोनों जार को एक साथ मिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो जो एयर होगी वो पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स के साथ डिसॉल्व हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, पूरा जो जार है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और ये जो डिफ्यूजन है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितना ज़्यादा पार्टिकल जो है मूव करेगा, जितना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो डिफ्यूजन करेगा। तो अगर हम लोग डिफ्यूजन के एग्जाम्पल की बात करें तो स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, हॉट फूड, अगरबत्ती, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डायरेक्टली आपके टीचर्स आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जो है पार्टिकल्स की लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो मैटर होता है ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अट्रैक्शनल फोर्स को लगाएंगे। और ये अट्रैक्शनल फोर्स का काम क्या होगा, ये जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनको साथ में बांध करके रखेगी, तभी तो हम लोगों को मैटर मिलेगा। क्योंकि मैटर क्या है, ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल है। तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के,
वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शनल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल हमारा है ये एक दूसरे के साथ क्या रहता है, अट्रैक्ट रहता है। और अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम तरीके के पार्टिकल्स पे वर्क कर रही है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम पार्टिकल्स पर लग रही है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज रिजिड एंड फ्लूइड। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि रिजिड क्या होता है और फिर हम लोग समझेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, ठोस। तो रिजिड मीन्स एनीथिंग विच इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारा अनबेंडिंग है, अब जैसे ये पेन है, इसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं, ये बेंड नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये रिजिड है। इसी तरीके से जैसे कि ब्रिक हो गया, अब घर में जो ब्रिक यूज होते हैं उस ब्रिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते। आयरन रॉड हो गई, इसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रिजिड कहलाती है। या फिर वो क्या हो, इनफ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें फ्लूइड की, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बड़े आसानी से फ्लो हो जाए वो हमारा किस में आ जाता है, फ्लूइड में आ जाता है। अब फ्लूइड में क्या क्या आता है, जैसे कि वाटर आ गया आपका। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या है, फ्लूइड है। इसी तरीके से जो आपका कैरोसिन ऑयल क्या है, ये भी फ्लूइड है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा मैटर होता है ये बेसिकली कितनी फॉर्म्स में ये अर्थ में या हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारा मैटर है ये बेसिकली 5 तरीके से हमारे नेचर में या अर्थ में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला क्या होता है, सॉलिड होता है, देन लिक्विड, देन गैसेस, देन प्लाज्मा, एंड जो हमारा फिफ्थ होता है ये होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BEC बोलते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन हमेशा जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। तो अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में मैंने कुछ इस तरीके का आपको फिगर बनाया है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं सर्कल्स हैं। तो बेसिकली ये जो सर्कल्स हैं ये हमें क्या दिखा रहे हैं, पार्टिकल्स को बता रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शनल फोर्स लगाते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अट्रैक्शनल फोर्स होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हमारे सॉलिड्स होंगे वहाँ पे उनके पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो सॉलिड सब्सटेंस है इसकी क्या है, एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड साइज है और क्या है, एक डेफिनिट वॉल्यूम है। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा उसका कोई ना कोई एक फिक्स्ड शेप होगा। जैसे अब ये सॉलिड सब्सटेंस है तो इस सॉलिड सब्सटेंस का क्या होगा, एक फिक्स्ड शेप है, इसकी एक फिक्स शेप है। अब क्या है, दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, जो है इसका साइज जो है डेफिनिट है और जो इसका वॉल्यूम होगा ये भी कैसा होगा, ये भी फिक्स होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा कि सॉलिड्स आर रिजिड। अब जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेन का, अभी मैंने आपको बताया कि रिजिड क्या होते हैं, जिनको हम लोग बेंड ना कर सकें और जो फ्लो ना हो। तो क्या है, अब इस पेन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो सॉलिड्स भी क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इनको हम लोग जो है आसानी से जो है तोड़ नहीं सकते हैं और ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। अब जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होंगे उनको हम लोग जो है आसानी से दबा नहीं सकते हैं। अब इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग जब दबाएंगे तो हम लोग इसको आसानी से दबा नहीं सकते हैं। जितना भी आप लोग प्रेशर लगाइए ये दबेगा नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ये आसानी से कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सॉलिड्स हैव जनरली हाई डेंसिटी, कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखिए डेंस का मतलब क्या होता है, घना।
डेंस का मतलब क्या होता है, पास पास। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतनी ही कम क्या होगी, जगह होगी। मीन्स ये ज़्यादा डेंस होंगे। अब ये जब ज़्यादा डेंस होंगे तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है ये भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा होते हैं और जो एरिया होता है वो कम होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं दे कैन नॉट फ्लो। हम लोग जो है सॉलिड्स को फ्लो नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इन सॉलिड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और एक पॉइंट को आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किनके बीच में लग रही है, ये इनके पार्टिकल्स के बीच में लग रही है। अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में लग रही है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो है पार्टिकल्स के अंदर लग रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि सॉलिड्स हमारे कैसे सब्सटेंस होते हैं और इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये हमेशा पूछी जाती हैं। आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और लिख के देख लीजिए। अगर आप लोग लिखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग फिगर देखिए तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि लिक्विड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बड़े आसानी से फ्लो करते हैं। मीन्स वाटर, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ठीक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिक्विड्स की जर्नली खुद की कोई शेप नहीं होती है। ये जिस कंटेनर में हम लोग इनको फिल कर देंगे या जिस वेसल में हम लोग इनको डाल देंगे उसकी शेप ये क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के माइंड में ये आ गया कि जो भी लिक्विड्स होते हैं इनकी कोई खुद की शेप नहीं होती है, लेकिन हाँ इनकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। आप सपोज कर लीजिए ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में हमको पता है कि सिर्फ 100 ml ऑफ वाटर आ सकता है। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर आ सकता है। तो जब हमने वाटर इसमें डाला तो वाटर ने क्या किया, इस वेसल की शेप को ले लिया, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो तो फिक्स ही रहा ना, कि हमें ये पहले से ही पता है कि यहाँ पे 100 ml आएगा। तो जो वाटर हम इसमें डालेंगे उसका भी अमाउंट कितना होगा, 100 ml होगा। तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। वो शेप किसकी ले लेते हैं, जो कंटेनर में या जो वेसल में उनको फिल किया जाता है उसकी शेप ले लेते हैं, लेकिन जो उनकी वॉल्यूम होती है ये हमारी फिक्स होती है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से फिगर के बेसिस पे समझें तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जो है सॉलिड से कम दिख रहे हैं। तो हाँ, जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जो है लिक्विड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजली। अब ये जो लिक्विड्स होते हैं इनको हम लोग बड़े आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अब क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको क्या करेंगे, जब कंप्रेस करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पास आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये मॉडरेट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं लेस होते हैं। अब जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली। अब लिक्विड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बड़े आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब अगर हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स इज मॉडरेट इन नेचर। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे लिक्विड्स में, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, ये कैसी होती है, मॉडरेट होती है। मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर हमारे लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग सॉलिड्स की डेंसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है,
और फिर हमारे लिक्विड्स आते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब थर्ड स्टेट हमारे मैटर की क्या होती है, दैट इज गैसेस। तो अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि गैसेस की खुद की कोई शेप नहीं होती है, खुद का कोई साइज नहीं होता है, और ना ही इनकी कोई एक फिक्स वॉल्यूम होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास एक पेन है, अब इस पेन में जितना भी स्पेस बचा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट होगी। तो एयर की ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना ही कोई साइज होता है, और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब हम लोग जो है जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कम हैं और कितने दूर दूर हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारी गैसेस होती हैं इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब यहाँ से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि गैस क्या होती है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसेस कैन ईजिली फ्लो, कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है वो क्या है, बड़े आसानी से फ्लो कर सकती हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं ऑल द गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। अब जो भी हमारी गैस होगी उसकी डेंसिटी बहुत कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब जब बहुत ज़्यादा दूर होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने डेंस हैं, मीन्स कितने पास पास हैं पर यूनिट एरिया। अब अगर हम लोग गैसेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अब गैसेस को हम लोग बड़े आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने बेसिकली गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, इसको दबाया और कंप्रेस करके हम लोगों ने जो है इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, मीन्स हम लोगों ने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिल गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे गैसेस की क्या हो जाएगी कि गैसेस हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो जो भी हमारे गैसेस होते हैं इनके बीच में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये बहुत कम होती है। अब ये जब बहुत कम होती है तो बेसिकली क्या होगा, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैसेस क्या होते हैं और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा की और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो ये बेसिकली जो है आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। आपको 2-4 लाइनें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में मिल जाएंगी, और अगर आप लोग जो है रिफ्रेशर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत कम कंटेंट मिलेगा। तो अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो ये जो प्लाज्मा होता है ये बेसिकली फोर्थ स्टेट है हमारे मैटर की, ठीक है। और हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है, प्लाज्मा जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है हम लोग जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को पा सकते हैं या उसको हम लोग बना सकते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू गैसेस लाइक नियॉन एंड हीलियम एट वेरी लो प्रेशर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग जो है हीलियम और नियॉन लाइक गैसेस में क्या करा दें, इनको पास करा दें, ठीक है, और इस गैस को हम लोग क्या कर दें, एक जार में बंद कर दें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग जो है हीलियम और नियॉन गैस को फिल कर दें और यहाँ से अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें एट ए वेरी लो टेम्परेचर, एट ए वेरी लो प्रेशर, तब हम लोगों को क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का कॉम्बिनेशन मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो है स्पेसिफिक कलर्स में क्या करता है, ग्लो करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सन और स्टार्स होते हैं ये जो ग्लो करते हैं ये बेसिकली प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को जो है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग जब हायर क्लास में पढ़ेंगे एमएससी बीएससी वहाँ पे जो है प्लाज्मा के बारे में आप पढ़ेंगे। बीटेक में भी आपको प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग जो है मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
तो ये जो बोस आइंस्टीन है ये बेसिकली दो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। बोस हमारा जो है सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से आया। ये जो थे इंडियन फिजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही स्टार्टिंग करी थी, कैलकुलेशन करी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर को। इन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस करी और उसके बेसिस पे फिर इन्हीं की कैलकुलेशन के बेसिस पे आइंस्टीन ने क्या किया, इन्होंने प्रेडिक्ट किया एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर को, जिसको इन्होंने क्या बोला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पे जो बोस है ये बेसिकली सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में है और आइंस्टीन जो है ये एल्बर्ट आइंस्टीन है जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो यहाँ से अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट है हमारे मैटर की, इसको हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो व्हेन वी कूल्ड ए गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी और 0 केल्विन टेम्परेचर, तो जब भी हम लोग जो है कोई भी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर कूल करें, ठीक है, और 0 केल्विन टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करें, तब हम लोगों को क्या मिल जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो प्लाज्मा और ये जो BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में हम लोगों को जो है 9th क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा कि मैटर क्या होता है, मैटर को हम लोग कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, और हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है मेरे पास कि आप लोगों को जो है राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। 5 प्रॉपर्टीज़ आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। इस लेक्चर में हम लोग जो है ये कोशिश करेंगे कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है मैटर की स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारा मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसेस से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर गैस से उसको डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोगों के पास 2 तरीके होते हैं जिससे कि हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट में क्या आ जाए, कन्वर्जन आ जाए। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो जो हमारे मैटर की स्टेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम लोग जो है प्रेशर को इंक्रीज कर दें या प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो भी हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट में क्या आ जाता है, कन्वर्जन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग जो है प्रेशर को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम लोग सॉलिड में हीट को प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड्स को अगर हम लोग हीट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोग खुद ही देखिए कि अगर हम लोग वाटर को बॉयल कर दें या उसको हीट करते रहें तो एक टाइम आता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है हीट दे करके अपने मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं या फिर उसको जो है कूल करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो जब हम लोग जो है गैसेस में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस में जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि इनके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है लिक्विड्स के प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों फिनोमेना को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है प्रेशर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके मैटर की स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जो है सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर टेम्परेचर क्या होता है, इसकी SI यूनिट क्या होती है और इसकी कॉमन यूनिट क्या होती है। तो जनरली अगर हम लोग टेम्परेचर को समझने की कोशिश करें तो टेम्परेचर क्या है, ये एक तरीके की प्रोसेस है या एक वे है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस कि कोई भी सब्सटेंस हमारा कितना गर्म है
और कोई भी सब्सटेंस हमारा कितना ठंडा है हम लोग जो है उसकी मेज़रमेंट करते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर क्या है, ये एक मेज़रमेंट करने का तरीका है जनरली, और इससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आखिर टेम्परेचर क्या होता है। तो देखो हम लोग जो है बड़े आसानी से, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में पूरे टॉपिक्स को बेसिक लेवल से एक्सप्लेन किया था, वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखें तो जनरली टेम्परेचर क्या है, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोगों के पास 3 तरीके की स्केल प्रेजेंट है। सबसे पहले आपकी सेल्सियस स्केल है, सेकेंड आपकी फ़ारेनहाइट स्केल है और थर्ड आपकी क्या है, केल्विन स्केल है। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये जो सेल्सियस स्केल है ये आपकी क्या है, ये कॉमन यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। आप लोग हर जगह यही देखेंगे कि आपको या तो डिग्री सेल्सियस दिखेगा या डिग्री फ़ारेनहाइट दिखेगा। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है ये हमारी क्या है, ये टेम्परेचर की कॉमन यूनिट है। अब हम लोग जो है इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसको डिग्री C से डिनोट करते हैं। अब जिस तरीके से हमारी स्केल में जो है 1 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की होता है या 1 से लेके 30 सेंटीमीटर तक की मेज़रमेंट होता है, इसी तरीके से जो हमारी सेल्सियस स्केल होती है इसमें हम लोग जो है टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से ले करके 100 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब नोट करके आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जनरली सेल्सियस स्केल क्या है, ये एक ऐसी स्केल है जिसमें हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ले करके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक की सारे टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो या तो आप लोग जो है इस तरीके से इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर आप लोग जो है ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेल्सियस स्केल होती है इसमें हम लोग जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है, ये भी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर को मेज़र करने की कॉमन यूनिट होती है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं या डिनोट किससे करते हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन वही बात हो गई कि हम लोग जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कहाँ से लेकर कहाँ तक की टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ले करके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग जो है केल्विन स्केल को देखें तो केल्विन स्केल हमारी क्या होती है, ये भी हमारी टेम्परेचर की स्केल होती है, और ये जो केल्विन होता है ये जनरली हमारे टेम्परेचर की SI यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर की कॉमन यूनिट है, और ये जो केल्विन है ये हमारे टेम्परेचर की SI यूनिट है। इसको हम लोग जो है K से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई सिंबल K। यहाँ पे आप लोग याद ये रखेंगे कि कभी भी हम लोग जो है इसको डिग्री K से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर आप लोग जो है इसको डिग्री K से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका ये जो यूनिट का नंबर है, आपके जो टीचर हैं वो आपका यहाँ पे हाफ मार्क्स काट लेंगे। तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारा टेम्परेचर है अगर वो केल्विन स्केल में है तो हम लोग इसको सिर्फ K से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि सेल्सियस स्केल क्या होती है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है और केल्विन स्केल क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है सिर्फ एक जर्नल फार्मूले को याद रखिए। अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा तो आप लोग जो है कोई भी टेम्परेचर को, अगर आपको वो सेल्सियस में गिवन है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई भी टेम्परेचर अगर आपका फ़ारेनहाइट में गिवन है तो आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि अगर हम लोगों को जो है
यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र करना है, तो ये 5 कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5 इधर शिफ्ट होगा और ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को अगर सिर्फ और सिर्फ अपने टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में मेज़र करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। अब यही टेम्परेचर को अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में मेज़र करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस 9 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस, और ये जो माइनस का 32 है ये जब इधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 32 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा इसकी वैल्यू जो है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के बराबर होगी। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 9th और 10th में मैथ्स पढ़ी है, तो जर्नली आप लोग बड़े आसानी से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट आपको और लर्न करना है, जैसे कि आपने पहले एक फार्मूला याद किया, इसी तरीके से आपको एक फार्मूला और याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा किसके बराबर होता है, ये 273.15 केल्विन के बराबर होता है। मीन्स जो भी हमारा टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा वो किसके बराबर होगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। अगर आपको बोल दिया जाए कि हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस गिवन है और हमको इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे केल्विन स्केल होगी इसमें क्या होगा 273.15 प्लस ये क्या हो जाएगा 23, ठीक है, क्योंकि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना है 23 है, तो यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा केल्विन स्केल में ये कितना आ जाएगा 293.15। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो भी आपके टीचर्स होंगे वो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पुटअप करते हैं। जब हम लोग जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी इस प्रकार के जो कन्वर्जन होंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यार, बड़े आसानी से हम लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। हम लोग खूब मस्ती भी करेंगे, बिल्कुल बोर नहीं होना है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बट अभी हम लोग जो है सारी चीज़ों को ट्रिक्स के बेसिस पे समझेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो मैटर है अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो जो डिफरेंट स्टेट्स में हमारा मैटर हमको मिलता है उसकी स्टेट्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने सॉलिड सब्सटेंस को क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है इसको जब हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सपोज कर लीजिए हमारा जो बॉक्स बना है और इसके अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है ये क्या है, सॉलिड है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। और हम लोगों को ये भी पता है कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उन सबके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे ही हम लोग जो है सॉलिड के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको ये पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो और तेज़ी से मूव करने लगेंगे। अब जब ये पार्टिकल्स हमारे जो है बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे इधर उधर, तो क्या होगा कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसी हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये जो भी हमारा सॉलिड है सब्सटेंस, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर फैल जाएंगे और हमारा सॉलिड जो है ये कैसा हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। मीन्स ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि किस तरीके से हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स हम लोगों ने सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाया। अब क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के पास क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे जैसे हम लोग जो है
पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे ही क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये बिखर जाएगी, मीन्स ये वीक हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें हमारा जो सॉलिड है ये क्या कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग जो है इसको हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग या तो मेल्टिंग कहते हैं और या फिर फ्यूज़न कहते हैं। तो इसको अभी आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिए। फिर मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है जिससे कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है एक और पॉइंट को समझ लेते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है ये मेल्ट होकर के कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ये हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है और इस मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग जो है एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, दैट इज लिक्विड टू गैस चेंज। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे लिक्विड्स हैं जब हम लोग इनको हीट करते हैं तो ये गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो सपोज करिए हमारे पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है। अब इस वाटर को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा कि जो हमारा वाटर है ये गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है सबसे पहले ये समझना है कि किस तरीके से हमारा जो लिक्विड स्टेट है मैटर की, जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग जो है ये सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ये लिक्विड रहा होगा और जो भी हमारा लिक्विड है इसके पास कुछ पार्टिकल्स होंगे और इन पार्टिकल्स के पास खुद की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और मैंने आपको ये अभी पढ़ाया है कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए जाके कि जैसे जैसे हम लोग जो है टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स इनमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ये क्या हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी। और जब ये वीक हो जाएगी तो क्या होगा, एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें ये जो हमारे लिक्विड्स हैं ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके एवोपोरेट कर जाएंगे। आप लोगों को फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि हमारे लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से टकराएंगे और जब ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी। और जैसे जैसे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें जो हमारा लिक्विड है ये एवोपोरेट करके वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है इसको हम लोग जो है गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है अगर गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है बॉइलिंग बोलते हैं और या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो यार देखो यहाँ पर आप लोगों को जो है नोट्स एज इट इज़ लिखना है। अगर आपके स्कूल में कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग अगर ये डेफिनेशंस लिख देंगे देन यू गेट फुल मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड पॉइंट क्या समझना है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है ये एवोपोरेट होकर के पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए गैस में, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहलाता है। और इस बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग BP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये BP आपका प्रेशर नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जो हमारा वाटर होता है दैट इज H2O, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स जो भी हमारा लिक्विड स्टेज में वाटर होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस में
पूरा का पूरा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें तो जो हमारा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स जब हम लोग अल्कोहल को 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने थर्ड कन्वर्जन को देखते हैं, दैट इज गैस टू लिक्विड चेंज। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग हीट दे रहे थे। तो हम लोगों ने जब सॉलिड्स को हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए। और लिक्विड को जब हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज करने जा रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोग जो है गैसेस को कूल करते हैं तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सपोज कर लिए जो हमारा सब्सटेंस दिया गया है और यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं, गैस के हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं इसके टेम्परेचर को ठंडा कर रहे हैं। मीन्स हम लोग इसको कूल कर रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा डिक्रीज और इंक्रीज में अंतर होता है। डिक्रीज करने का मतलब होता है हम लोग उसको ठंडा कर रहे हैं और इंक्रीज करने का मतलब होता है हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। मीन्स अगर हम लोग टेम्परेचर को कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पार्टिकल्स की क्या होगी, कम हो जाएगी। अब जब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये भाई इधर उधर नहीं भागेंगे। पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी थी तो इधर उधर भाग रहे थे। जैसे कि जब आपके पास बहुत एनर्जी होती है तो आप लोग क्या करते हो, खूब खेलते हो। जब एनर्जी नहीं होती है तो शांत होकर बैठ जाते हो। तो इसी तरीके से जब पार्टिकल्स को टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, इनका टेम्परेचर जब कम हो गया है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास पास आएंगे। और जब ये पास पास आएंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। क्या लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। या इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें जो गैस के पार्टिकल्स थे ये इतने पास पास आ जाएंगे कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब हम लोग जो है गैसेस को कूल कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रही हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ठंडा किया। और जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये पार्टिकल्स कोलाइड नहीं करेंगे और जैसे हैं चुपचाप बैठ जाएंगे। और जब ये चुपचाप बैठ जाएंगे तो इनके बीच में क्या लगने लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगी। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो हमारी गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे याद क्या रखना है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो गैस है हम लोग जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय कूलिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से 2 मार्क्स की डेफिनेशन डायरेक्टली आपके टीचर्स पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखेंगे, कुकिंग ऑफ फूड। अब देखो जब हमारा खाना गर्म होता है तो खाना जब गर्म होता है तो बहुत भाप निकलती है। ठीक है, और वो हमारी क्या होती है, वेपर होती है, मीन्स गैस होती है। और जब हम लोग जो है इस वेपर को कोई भी एक बर्तन से, आप लोग मान लीजिए कोई भी थाली से हम लोग इसको ढक देते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद जब ये गैस ठंडी हो जाती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी थाली होती है उसमें छोटी छोटी वाटर की क्या आ जाती हैं, ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वहाँ पे तो कोई पानी था नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, गैस हमारी जब ठंडी हुई तो ये क्या हो गई, ये हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कन्वर्जन को देखते हैं, दैट इज लिक्विड टू सॉलिड चेंज। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे लिक्विड्स हैं जब हम लोग इनको कूल करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम लोगों के पास क्या होगा, वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में। अगर हम लोग जो है इसको अपनी फ्रिज में रख दें तो ये क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जैसे ही इसको प्रॉपर कूलिंग मिल जाएगी वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइस क्यूब हमारी किस नेचर की होती हैं, ये सॉलिड फॉर्म को शो करती हैं। ठीक है, तो
किस तरीके से कन्वर्जन होता है ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा था कि गैस को जब हम लोग कूल करते हैं तो ये लिक्विड में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते थे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते थे। इसी तरीके से अगर लिक्विड्स को हम लोग कूल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो कम हो जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होगी वैसे ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये बढ़ जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो हमारे लिक्विड सब्सटेंस है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय कूलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब इसी तरीके से हमारा एक लास्ट कन्वर्जन होता है दैट इज सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड चेंज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है अगर हम लोग इसको हीट करें तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, और यही सब्सटेंस अगर हम लोग इसको कूल कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लाइमेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग कैम्फर को देखते हैं। कैम्फर मीन्स क्या होता है, कपूर। अब आपके घर में जब पूजा होती है तो आप क्या करते हो, इस कपूर क्या होती है, सॉलिड पार्टिकल होता है, सॉलिड नेचर को शो करता है। इसको हम लोग जैसे ही गर्म करते हैं तो ये हवा में उड़ जाता है, मीन्स ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी गैस को अगर आप लोग ट्रैप करके कूल कर दें तो आप लोग ये देखेंगे कि जो हमारा पार्टिकल है वो हमको जो है किस फॉर्म में मिल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग नेप्थलीन बॉल्स को देखें तो घर में हम लोग जो है जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ये सॉलिड नेप्थलीन बॉल को डालते हैं, और थोड़े टाइम पीरियड बाद जब हम लोग इन नेप्थलीन बॉल को हटाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो है ये हवा में क्या कर जाती हैं, उड़ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है ये हवा में उड़ जाती हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखेंगे, कैम्फर और नेप्थलीन, और ये बहुत बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब इस फिगर के थ्रू आप लोग जो है सारे कन्वर्जन को समझ सकते हैं। जब हम लोगों ने सॉलिड को हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड को हीट किया तो ये गैस में कन्वर्ट हुए। इसी तरीके से जब हम लोगों ने गैसेस को कूल किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुई, और लिक्विड को जब हम लोगों ने कूल किया तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हुए। सॉलिड को जब हम लोगों ने हीट किया डायरेक्टली तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, और गैस को जब हम लोगों ने कूल किया डायरेक्टली तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो इस फिगर को आप लोगों को लर्न कर लेना है। अगर आपको ये फिगर याद हो गया तो सारे के सारे कन्वर्जन जो हैं आपके फिंगर टिप पे होंगे। और साथ ही साथ मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके जो सारे कन्वर्जन हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग जो है जो भी कन्वर्जन हुए थे, जो भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, हमारे सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, उन सबको एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ठीक है, अब इस ट्रिक को मैंने खुद से बनाया है, आप लोग याद कर लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सोली ने गर्म चाय का फरमान किया। ठीक है, अब सोली क्या है, एक इंसान है, तो सो फॉर क्या हो जाएगा, सॉलिड, और ली फॉर क्या हो जाएगा, लिक्विड। अब सोली ने किसका फरमान किया, गर्म चाय का। गर्म मीन्स क्या हो गया, हीट, मीन्स सॉलिड को जब हम लोगों ने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, फ्यूजन बोला और मेल्टिंग बोला। ठीक है, फरमान मीन्स क्या आ जाएगा, एफएम। फरमान मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूजन और मेल्टिंग। मीन्स सोली ने गर्म चाय का फरमान किया। अब ये गर्म चाय का सुबह सुबह फरमान वो किससे करेगा भाई, अपनी बीवी से करेगा। तो उसकी जो बीवी थी, मतलब अपनी लीगा बीवी से किया। जो उसकी बीवी थी उसका नाम क्या था, लीगा था। ठीक, तो ली फॉर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और गा फॉर क्या होगा, गैसेस। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग गर्म चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हीट होगा। मीन्स लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। और बीवी मीन्स क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन बोल देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो हम उसको फ्यूजन और मेल्टिंग बोलेंगे, और लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग और
वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक, अब क्या होगा कि सुबह सुबह जब वो अपनी बीवी से फरमान करेगा तो भाई उसकी बीवी को गुस्सा आ जाएगी, और जब उसको गुस्सा आएगी तो उसका दिमाग खराब होगा। तो उसकी जो बीवी थी उसने क्या किया, जो लीगा बीवी थी उसने गाली दी। और कैसे दी, अपने पति को जो है गाली दी और कान में दी, क्योंकि भाई सबके सामने तो गाली नहीं देगी ना। तो गा फॉर क्या हो जाएगा, गैसेस, और ली फॉर क्या होगा, लिक्विड। मीन्स जब उसने गाली दी, अब देखो जब इंसान गाली दे देगा, अब ये जो उसकी बीवी थी जब वो गाली दे देगी तो उसकी गुस्सा ठंडी हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो जब हम लोगों ने गैसेस को कूल किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और कहाँ पे गाली दी, कान में गाली दी। ठीक है, कान में दी, सबके सामने नहीं देगी गाली, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी ना पति की, और उसकी भी इज्जत नहीं बचेगी। तो कान में गाली दी। अब कान में जब गाली देगी तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, उसको हम लोगों ने कंडेंसेशन बोला। अब गाली तो दे दी, लेकिन गाली देने के बाद क्या किया, उसने बोला ये लीजिए और सो जाइए, मतलब चाय लीजिए और सो जाइए। मीन्स ली फॉर क्या हो जाएगा, लीजिए मीन्स ली फॉर लिक्विड, और सो फॉर सॉलिड मीन्स ये लीजिए, मीन्स लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्जन हुआ तो फिर से मीन्स फ्रीजिंग, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, फ्रीजिंग बोल दिया। तो ये ली मीन्स क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और सो मीन्स क्या हो गया, सॉलिड। तो लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्जन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस कहानी को बड़े आसानी से याद कर लेंगे कि सोली नाम का एक इंसान था, उसने अपनी बीवी से गर्म चाय का फरमान किया। अब उसकी जो बीवी थी उसका नाम क्या था, लीगा, तो अपनी लीगा बीवी से फरमान किया। अब फरमान क्या किया, अपनी लीगा बीवी से चाय का फरमान किया। ठीक, अब उसकी बीवी को गुस्सा आ गई। जब उसको गुस्सा आ गई तो उसने अपने पति को क्या दी, गाली दी, और गाली कहाँ पे दी, कान में दी। ठीक, और उसके बाद अब चाय तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे जितनी भी गाली दे दो। तो क्या होता है कि फिर उससे वो अपने पति से बोलती है कि ये लीजिए चाय और फिर से सो जाइए, क्योंकि आपके पास कोई काम तो है नहीं, तो लो फिर से चाय और फिर से सो जाइए, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, आराम से सोइए। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने एक ट्रिक के थ्रू सारे के सारे कन्वर्जन्स को याद कर लिया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करते हैं, दैट इज लेटेंट हीट। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग जो है इसको बड़े आसानी से समझेंगे कि आखिर लेटेंट हीट होती क्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहले ये समझें कि इस वर्ड लेटेंट का मतलब क्या होता है, तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, और हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है हिडन एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि ये जो हिडन एनर्जी है आखिर ये कहाँ पे यूज़ हो रही है और आखिर ये होती क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो जर्नली हम लोग जो है इसको एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हीट एनर्जी है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, एक बंसन बर्नर है जो क्या कर रहा है, हमारा जो बीकर है, और बीकर में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इसको हीट कर रहा है। और हम लोगों ने जो है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक थर्मामीटर लगा दिया है। अब इनिशियली हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, हम लोगों ने मान लिया कि हम लोगों ने इसको इतनी हीट प्रोवाइड कर दी कि जो हमारा थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम लोग हीट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हीट बढ़ा रहे हैं इस थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस भी दिखाएगा, 55 डिग्री सेल्सियस भी दिखाएगा, 95 डिग्री सेल्सियस तक दिखाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, वाटर लिया है, तो हमारा जो वाटर है ये क्या होने लगेगा, ये बॉयल करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो हमारा वाटर है, मीन्स जो हमारा लिक्विड वाटर है, ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया है, वो कांस्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर ये जो टेम्परेचर है ये आखिर जा कहाँ पे रहा है। भाई हम लोग तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं और ये 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ये जो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर है ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, और आखिर जो हीट एनर्जी है वो कहाँ पे जा रही है। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जब हम लोग लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट करते हैं
तो क्या होता है, जो उनके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो हीट एनर्जी है, जितनी भी हीट एनर्जी है जो इस थर्मामीटर या इस वाटर को मिल रही है, अब ये हीट एनर्जी जो है इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के पार्टिकल्स में, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसको ब्रेक कराने में यूज होती है। मींस अब जब तक कि लिक्विड के सारे पार्टिकल्स जो हैं गैस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक जो हमारा थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ पे जाएगी, लिक्विड के पार्टिकल्स में चली जाएगी, और ये पार्टिकल्स को क्या करेगी, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा के इनको गैस में कन्वर्ट कराएगी। तो अब हम लोग समझ गए कि दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स टू कन्वर्ट इनटू गैस। तो यहाँ से आप लोग जो है समझ गए कि लेटेंट हीट होती क्या है, और इसकी वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी, द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वह हीट एनर्जी है जो हमारे सब्सटेंस की क्या कर देती है, स्टेट को चेंज कर देती है। मींस इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकती है और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, अब जैसे कि देखो हमारे पास आइस क्यूब है, अब आइस क्यूब में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और इसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक की जो हमारी आइस क्यूब का टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, इससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है जब तक कि ये पूरा मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या लगती है, लेटेंट हीट लगती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर लेटेंट हीट होती क्या है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लेटेंट हीट जनरली 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फ्यूजन को हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूजन और मेल्टिंग हो जाएगा। इसी तरीके से जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो ये जनरली क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो वो हीट एनर्जी जो हमारे 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे वो हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा। अब वेपोराइजेशन में क्या होता है, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो वो क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन लिक्विड टू गैस। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होगी कि लिक्विड को हम लोग kg में मेज़र कर रहे हैं। अब तुम लोग कभी भी अगर 1 लीटर वाली किनले या बिस्लरी की बोतल को देखोगे तो वहाँ पे देखो यार क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 0.923 kg। तो लीटर का kg में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो वो हीट एनर्जी जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो जब भी लेटेंट हीट आए तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी कितने के लिए, 1 kg के लिए। अब यहाँ से हम लोग जो है लेटेंट हीट को इसके ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो नीचे हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे हीट एनर्जी है और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, टेम्परेचर है। अब देखो जनरली यहाँ पर हम लोगों को 2 तरीके से समझना है कि जब हम लोगों ने सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसको हम लोगों ने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी तरीके से जब लिक्विड को हम लोगों ने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो देखो जो हमारा सॉलिड था, अब सॉलिड हमारा यहाँ पे इनिशियल स्टेट में सॉलिड है। अब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ बढ़ता रहेगा। तो इसका हम लोगों ने इस पॉइंट तक की, सपोज करिए हम लोगों ने 120 डिग्री सेल्सियस तक की सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया और 120 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, ये जो हमारा सॉलिड है अब ये क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा। अब जैसे ही ये मेल्ट करेगा तो जब तक कि हमारा सॉलिड पूरा मेल्ट होकर के
लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, उस टाइम पीरियड पे क्या होगा कि जो हमारी हीट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन हमारा टेम्परेचर क्या है, ये तो बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो हमारी हीट एनर्जी है वो क्या दिखा रही है, वो कांस्टेंट ही है, मीन्स वो 120 डिग्री सेल्सियस पे ही है। ठीक है, अब हम लोगों ने मान लिया कि ये मेल्ट करके कितने डिग्री पे आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो ये पूरा जब मेल्ट किया तो ये कहाँ पे आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर स्टेज में क्या होगा, हम लोगों को लिक्विड मिल जाएगा। अब हम लोगों ने अगेन क्या किया कि लिक्विड को बॉयल किया। अब हम लोग इसको बॉयल करते रहे, बॉयल करते रहे, बॉयल करते रहे, और मान लिया हमने कि हम लोगों ने इसको 300 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तक की बॉयल किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 500 डिग्री सेल्सियस तक की हम लोगों ने इसको बॉयल किया, और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें क्या होने लगा, वेपर्स बनने लगी। अब जैसे ही लिक्विड में वेपर बनेंगी तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो टेम्परेचर होगा वो तो हम लोग बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जो हमारी हीट एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि अब ये क्या करेगी, जो भी हमारे पास लिक्विड है, अब ये हीट एनर्जी इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देगी। तो अगेन ये हमारा ये वाला जो पोर्शन होगा ये किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये पोर्शन लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के बाद हमको क्या मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है लेटेंट हीट को इसके ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। आपके एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको ग्राफ के थ्रू इसलिए समझा दिया कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि टेम्परेचर को चेंज करने से हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो हमारा मैटर है वो कन्वर्ट होता है। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो जो हमारी गैस होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज कॉल्ड LPG। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी गैस होती है इसको क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, खूब कंप्रेस किया जाता है, मीन्स इसको दबाया जाता है। और हम लोग जब इसको दबाते हैं तो क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, और जब हम लोग इनको प्रेशर डालेंगे और इसको कूल करेंगे तो क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये पास पास आ जाते हैं, और ये इतने पास आ जाते हैं कि अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो LPG में क्या होता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं उनको इतना कंप्रेस कर देते हैं कि ये हमारा जो गैस सब्सटेंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये सॉलिड नेचर में होती है। जैसे ही हम लोग इसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज करने के बेसिस पे जो हमारा मैटर है उसकी जो स्टेट है उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये डीप फ्रीजिंग का काम करती है। मीन्स हम लोग जो है इसको कूलिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। जैसे कि जो आपकी आइसक्रीम हो गई, अब आइसक्रीम को जमाने के लिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे, दैट इज एवोपोरेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि यार एवोपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला इसका डिफरेंस यहाँ पे ये समझ लो कि जो बॉइलिंग है ये क्या है, ये बल्क फिनोमेना है, मीन्स ये सारे पार्टिकल्स में होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एवोपोरेशन है ये क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है, ये सिर्फ जो है लिक्विड की सरफेस पे होता है। इसको याद रखो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एवोपोरेशन क्या होता है, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो एवोपोरेशन है किन किन फैक्टर से अफेक्ट करता है। तो अगर हम लोग एवोपोरेशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस, ये क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि कोई भी हमारा जो लिक्विड है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग मान ले रहे हैं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, लेकिन अब ये जो है लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस से पहले अगर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए
गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस हमारी एवोपोरेशन कहलाएगी। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर किस तरीके से एवोपोरेशन होती है। तो देखो एवोपोरेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट भी क्या है, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे ही हम लोग लिक्विड के पार्टिकल्स को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, और ये टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, मान लिया हमने हमारे सन ने क्या किया, कुछ हीट एनर्जी जो है कोई भी वाटर पार्टिकल को दी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एनर्जी होगी उसमें जो कुछ पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, और ये क्या कर जाएंगे, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएंगे। लेकिन कुछ ही पार्टिकल्स ऐसा करेंगे, तो इस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, एवोपोरेशन हो रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एवोपोरेशन कैसे होता है और एवोपोरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर किन किन फैक्टर्स पे एवोपोरेशन डिपेंड होता है, ठीक है। तो एवोपोरेशन को जनरली हम लोग जो है क्लॉथ के एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो एवोपोरेशन जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे। तो देखो अगर तुम लोग जो है बहुत गर्मी में जो है अगर अपने कपड़ों को जो है बाहर डाल देते हो तो क्या होता है कि कपड़े जो होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस पे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ज़्यादा एवोपोरेशन होती है, मीन्स उनका टेम्परेचर बढ़ता है और वो जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था, एवोपोरेशन बोला था। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एवोपोरेशन होगा। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि एवोपोरेशन जो होता है ये डायरेक्टली विंड स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो जितना ज़्यादा स्पीड होगी विंड की उतनी जल्दी क्या होगा कि जो हमारा क्लॉथ है, अब इसमें जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हवा के साथ उड़ जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हमारी स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एवोपोरेशन होगा। अब थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एवोपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब तुमने एक एग्जांपल देखा होगा कि अगर हम लोग अपने कपड़े को अच्छे तरीके से फैलाएं और एक कपड़े को हम लोग गांठी बांध के फैला दें, तो जिसका सरफेस एरिया कम होता है, मीन्स जिसमें हम लोगों ने गांठी बांधी होती है वो गीला रहता है, लेकिन जो हम लोगों ने अच्छे से पूरा फैलाया होता है वो जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा, क्योंकि एवोपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है, तो जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा, जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा, उतनी ही जल्दी जल्दी क्या होगा कि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितनी जल्दी वेपर बनेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एवोपोरेशन होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एवोपोरेशन जो है टेम्परेचर के, विंड स्पीड के और सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें तो एवोपोरेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। तो आखिर ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होता है तो कूलर जब चलता है तो क्या होता है, बहुत चिपचिपाहट लगती है। तो उसी चिपचिपाहट को, उमस को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो एयर में जितने ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एवोपोरेशन कम होगा, क्योंकि भाई तब भाप नहीं बन पाएगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना ही कम क्या होता है, इवोपोरेशन होता है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा, जो हमारी एयर है उसमें वाटर के पार्टिकल्स पहले से ही प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो क्या होगा, अब ये जो हमारा क्लॉथ है, अब इसी में क्या हो जाएगा, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एवोपोरेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स पे क्या होता है, हमारा जो एवोपोरेशन होता है वो डिपेंड करता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से एवोपोरेशन जो है नेचर में कूलिंग को कॉज करता है, ठीक है, नेचर को ठंडा करता है। तो अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो ये हमारा क्या है, हम लोग मान ले रहे हैं ओशियन है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, सन है। अब सन क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक। अब ये हीट एनर्जी जो है, हमारा जो ओशियन है उसकी सरफेस पे क्या होगा, क्योंकि ओशियन के सरफेस पे क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है। अब ये लिक्विड क्या करेगा,
इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये अपने आसपास की सराउंडिंग से क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मीन्स यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग है उससे क्या हो रहा है, सारी की सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कि जो हमारे आसपास की जितनी भी सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, वो ठंडी हो रही हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, हीट एनर्जी को वाटर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द नेचर कॉजेस कूलिंग इन द सराउंडिंग। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का नेचर से, ये क्या करता है, हमारे आसपास के सराउंडिंग की सभी चीज़ों को क्या करता है, कूल करता है। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है एवोपोरेशन की वजह से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एवोपोरेशन जो है कूलिंग को कॉज करता है। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपके एवोपोरेशन से रिलेटेड हैं। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जो अर्दन पॉट होता है उसमें जो वाटर इनसाइड प्रेजेंट होता है वो ठंडा क्यों रहता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है अपने तरीके से लिख लीजिएगा, लेकिन आपको ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा आपका कि जब आप लोग जो है समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ठंडा क्यों महसूस होता है। आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बताना है कि ये ठंडा क्यों कराता है फील। इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग जो है अगर एक ग्लास में बहुत ठंडा पानी ले लें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसकी सरफेस पे, जो ग्लास होता है उसकी सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट्स हमको बन के दिख जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक और गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप जो है नोट्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।